जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, ये हिंदी का एक महा रिवीजन है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये सुपर फास्ट टेस्ट लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ, जिसमें कुल आपको 50 क्वेश्चंस मैं देने वाला हूँ। ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये पेपर में यही छपेंगे क्योंकि ये सारे PYQs के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर हाजिर हुआ हूँ और उन्हीं पर आधारित हैं ये। तो सिर्फ और सिर्फ आप 30 करके दिखाएं, या फिर आप कितने सही कर सकते हैं आउट ऑफ 50 आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां भी दूंगा, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और डेली शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड होती है, और क्वेश्चन का लेवल जो है वो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी की डेली क्लासेस आपके लिए शाम को 7 बजे अपलोड होती है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है, और ये है आपका संधि से संबंधित। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो आप लोगों को अगर संधि की अच्छे से जानकारी होगी तो आप समझ गए होंगे कि विद्यार्थी में किस प्रकार की संधि है। 4 प्रकार की संधियाँ दी हुई है: दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और यण संधि। अगर इसमें मैं एक संधि और लिख देता हूँ, अयादि संधि, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी स्वर संधियों के भेद हैं। और संधियाँ होती कितनी प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर्ग संधि। तो विद्यार्थी एक प्रकार की स्वर संधि का उदाहरण है, तो ये किस प्रकार की संधि में आएगा? तो 31 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दीर्घ स्वर संधि की पहचान क्या है? कि जब बीच में बड़ा आ होने का अनुभव हो, बड़ी ई होने का अनुभव हो, या फिर बड़ा ऊ होने का अनुभव हो। तो यहाँ पर बड़ा आ होने का अनुभव हो रहा है, इसलिए ये क्या है? ये एक प्रकार का दीर्घ स्वर संधि है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कानन का पर्यायवाची। कानन दरअसल होता क्या है? तो कानन जो होता है, ये कानन जो पर्यायवाची होगा ये वन का होगा, ठीक है। वन का पर्यायवाची कानन। इसके अन्य पर्यायवाची और क्या हो सकते हैं? तो विपिन होता है, और इसके साथ साथ और क्या होता है? अरण्य भी होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं? पर्यायवाची हैं कानन के। वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होगा? वाक्य विग्रह की अगर बात करेंगे तो वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है? तो वाक्य विग्रह का मतलब शब्दों का जोड़, वाक्य रचना करना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, संधि और समास बताना। तो मेरे भाई देखो, जब वाक्य विग्रह की बात आए, संधि विच्छेद की बात आए, या समास विग्रह की बात आए, तो हम यहाँ पर देखेंगे जो वर्णों का मेल हो उसे संधि कहते हैं, जो शब्दों का मेल हो उसे समास कहते हैं, जो वाक्यों का मेल हो वहाँ पर वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना ही वाक्य विग्रह कहलाता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है संधि क्या होती है? तो ये वर्णों का मेल होता है, ठीक है। और वर्णों का तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। शब्दों का मेल क्या कहलाता है? तो शब्दों का मेल जो होगा ये आपका समास कहलाएगा, और शब्दों का तोड़ना समास विग्रह कहलाएगा। तो भाई मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। डेली आपको ऐसी क्लासेस मिलने वाली हैं जो आपको सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। अब यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है? बिनु पग चले चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। दोस्तों, ये बार बार रिपीट होते हैं, और ये अलंकार जो हैं आपको पता है, ये अलंकार 2 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार में बहुत सारे ऐसे अलंकार हैं जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब शब्दों की से संबंधित हों, जैसे कि वर्णों का जो है बार बार रिपीट होना, जैसे अनुप्रास वगैरह है, तो ये सभी जो होंगे। और एक होता है अर्थालंकार, जो अर्थ के आधार पर उनमें अलंकार लगे होते हैं। अलंकार का मतलब होता है कि किसी भी पद्य में या गद्य में उनके आभूषणों, जैसे कि उनकी सजावट जो होती है ना, वो इन्हीं सब के माध्यम से होती है, रस छंद अलंकार। तो इसमें आपको बताना है कि किस प्रकार का अलंकार जो है यूज़ हुआ है। तो इसमें जो बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इसमें जो अलंकार आएगा ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विभावना, ठीक है। सुई का तत्सम रूप बताओ। तो तत्सम और तद्भव 2 होते हैं। तद्भव वो होता है कि जो तत्सम से बने हुए हिंदी में शब्द प्रयोग होते हैं, और जो तत्सम से डायरेक्ट आज भी वही चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, यानी संस्कृत के जो शब्द होते हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। तो सुई का जो तत्सम रूप होगा वो होगा सूची, ठीक है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। परिसीमन का विलोम बताओ। परिसीमन का विलोम क्या होगा? समीम, निर्सीमन, असीमन या ससीमन। परिसीमन का जो विलोम शब्द होगा ये होगा निर्सीमन, ठीक है। धूसर शब्द का पर्याय आपको बताना है। तो धूसर का जो पर्याय होगा, धूसर कहते हैं दरअसल गर्दभ को, यानी कि इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा गधा। मतलब धूसर गधा को कहते हैं, या फिर गर्दभ कह सकते हैं। और इसका और कितने क्या हो सकते हैं? तो इसके अलावा होता है रखर भी हो सकता है, ठीक है, इसका पर्यायवाची। और क्या हो सकता है? चक्रीवान हो सकता है,
ये सभी क्या हैं, गधे के पर्यायवाची हैं। रासव भी होता है और वेसर होता है, ये सभी क्या हैं, ये सभी गधे के पर्यायवाची हैं। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, वाक्य के लिए एक शब्द है। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, ये क्या होगा? तो अगर यहाँ पर बात करें धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला जो दुख होता है, होने वाला, तो 38 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आधिदैहिक, इसको कहा जाता है। ठीक है। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे, दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा आपने सुना होगा, ये सब एक जो है मुहावरे या कहावतें जो कही जाती हैं कि ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे, मतलब कि बड़े काम जो होते हैं ना वो छिप कर नहीं किए जा सकते, क्योंकि आप तो छिप लेंगे लेकिन ऊँट जो है वो दिख जाएगा, क्योंकि ऊँट तो निहुर नहीं सकता। तो 39 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा बड़े काम छिप कर नहीं किए जा सकते। पंकज में कौन सा समास है? दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है, पंकज में द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय है और बहुब्रीहि है। तो यहाँ पर जो मैं सबकी एक बार पहचान बता देता हूँ, जो द्वंद्व समास होता है ये योजक चिन्ह के साथ लगता है, जैसे माता पिता। इसमें एक चीज़ और होता है कि जब हम किसी भी चीज़ के विपरीतार्थक बात करते हैं तभी ये द्वंद्व समास में आता है, जैसे पाप पुण्य। ठीक है, ये सभी एक दूसरे के विलोम भी हैं, तब ये द्वंद्व समास में आ रहा है। जैसे अगर आ जाए माता माता, तब ये क्या होगा, तब भी क्या ये इसी में जाएगा, तो ये फिर द्वंद्व समास नहीं होगा, ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास होता है आपका जिसमें एक शब्द जो है वो आपका संख्यावाचक हो, मतलब प्रथम पद जो हो वो आपका संख्यावाचक हो। जैसे आपके लिए आ जाए चौराहा, तो चौराहा जो है इसमें आपका प्रथम पद जो है ये आपका संख्यावाचक है और ये 4 राहों का समूह होगा, तो ये द्विगु समास होगा। द्विगु समास में एक चीज़ और है कि आपको द्विगु समास में जैसे किसी भी चीज़ का अगर वो समूह प्रदर्शित कर रहा है तब वो आपका द्विगु समास होगा, लेकिन अगर दशाना ना जाए तो इसमें भी आपका पता है कि आपको प्रथम पद जो है ये आपका संख्यावाचक है, यानी 10 चीज़ों का, मतलब इसमें 10 का ये एक अनुभव करा रहा है। तो क्या ये द्विगु समास होगा? तो यहाँ पर ये दशानन जो होगा ये द्विगु समास नहीं होगा, ये बल्कि बहुब्रीहि होगा। जब कोई संख्यावाचक जो है शब्द किसी शरीर के अंग के साथ आता है, जैसे पंचभुज। ठीक है, पंचभुज हो गया, ये सब मैं डेली क्लासेस में आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले आ जाते हैं। 10 सिर वाला कौन है? रावण है, तो यहाँ पर ये बहुब्रीहि हो जाएगा, मतलब किसी तीसरे की बात हो रही। पंचभुज यानी 5 भुजाओं वाला, तो ये भी बहुब्रीहि हो जाएगा। तो जब शरीर के अंग से कोई संख्यावाचक जुड़ जाए तब वो आपका बहुब्रीहि होगा, अन्यथा द्विगु समास होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पंकज यानी कि पंक में जन्म लेने वाला, मतलब कि ये पंकज किसके लिए बात की जा रही है? तो ये कमल के लिए बात की जा रही है। जब किसी तीसरे की बात होती है, मतलब सॉरी, जब किसी इस शब्द के अलावा किसी दूसरे की बात होती है तब वहाँ पर बहुब्रीहि समास आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और कर्मधारय का मतलब किसी की विशेषता बताना, जैसे चरण कमल, मतलब कि जो चरण है वो किसके समान है? कमल के समान है, तो ये आपका कर्मधारय में आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये आपका क्लियर हो गया होगा। अयोगवाह कहा जाता है महाप्राण को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को या अल्प प्राण को। तो अयोगवाह कहा जाता है अनुस्वार एवं विसर्ग को। ठीक है, अन और आह को। एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। उपर्युक्त पंक्तियों में रस आपको बताना है। तो 42 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें जो एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें भयानक रस का उपयोग हुआ है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रस आपको पता होना चाहिए कि भरत मुनि के अनुसार कितने प्रकार के रस की जिक्र की गई है, तो ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए उपयुक्त होता है? से विभक्ति किस कारक के लिए उपयुक्त होता है? तो यहाँ पर आपको पता हो कि यहाँ पर अगर कर्ता की बात करेंगे तो कर्ता के लिए ने यूज़ होता है। ठीक है, कर्म के लिए क्या यूज़ होता है? कर्म के लिए को यूज़ होता है। और संप्रदान के लिए क्या यूज़ होता है? तो संप्रदान के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और अगर बात करेंगे करण के लिए तो करण के लिए से यूज़ होता है, मगर अपादान के लिए भी से यूज़ होता है। जब आप किसी साधन का उपयोग करते हैं तब आपके लिए जो से यूज़ होता है वो आपका करण होगा। ठीक है, जैसे मैं कलम से लिख रहा हूँ, मैं बस से जा रहा हूँ, तो ये सभी करण के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब आपका जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मतलब जब किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग किया जाने के लिए जब से यूज़ होता है तब वहाँ पर अपादान कारक होता है। ठीक है, मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ, आप लोग इस वाक्य को लिख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा कि
मतलब यहाँ से आपको सभी जो कारक हैं उनकी विभक्ति जो चिन्ह है वो आपको पता चल जाएंगे कि मतलब वाक्य पूरा है कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ये इतना आप याद कर लीजिए जिससे कि आपका एक क्वेश्चन जो है कंफर्म हो जाए। उसने नहाकर भोजन किया, देखो उसने नहाकर फिर क्या हुआ, भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो 44 का अगर आप देखो यहाँ पर दो प्रकार की बातें की जा रही हैं, ठीक है। एक तो उसने नहाया, फिर उसके बाद उसने भोजन किया, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप अगर देखें तो ये द्विकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ठीक है। विरहानी बावरी हाँ, विरहानी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत है दई। तो ले अचरा मुख अंसुवन पोंछत, उघरे गात सही, किसकी पंक्ति है? तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये जो पंक्ति है ये आपकी जो है मीराबाई की पंक्ति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी का पहला पत्र है कौन सा? हिंदी में जो पहला समाचार पत्र जारी किया गया था तो वो कौन सा है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका उदंड मार्तंड, ठीक है, उदंड मार्तंड। और इसका जो प्रकाशन किया गया था किसने किया था? तो इसको किया था पंडित जुगल किशोर ने, ठीक है। जुगल किशोर ने किया था। और कब किया था? तो अगर इसकी हम बात करें, क्वेश्चन इससे बहुत बनता है, तो 1826 में इसका संपादन किया गया था, ठीक है। ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। सूफी संतों की शैली, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सूफी संतों की जो शैली है वो मरसिया है, मसनवी है, गज़ल है या फिर तर्जुमा है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा जो उनकी शैलियाँ हैं वो आपकी मसनवी शैली है, ठीक है। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? गुड़िया भीतर गुड़िया, तो 51 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसके जो रचनाकार हैं ये किसकी, देखो ये जो है मैत्रेयी पुष्पा की एक आत्मकथा है और इसके जो रचनाकार भी हैं वो आपके मैत्रेयी पुष्पा हैं, ठीक। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार। दोस्तों रचना संबंधित आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे यूपी पुलिस का ले लो, चाहे SSC-GD का। SSC-GD में तो ज़्यादातर नहीं देखा जाता, लेकिन अगर आप सीटेट वगैरह किसी भी एग्ज़ाम्स को अगर आप लेते हैं तो सभी में क्वेश्चंस लगभग से लगभग बनते ही हैं। तो 100 अजान एक सुजान का जो सही अर्थ होगा ये हो जाएगा आपका बालकृष्ण भट्ट। और ये सभी एग्ज़ाम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि ये क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, राम घाट या मणिकर्ण का घाट? तो 53 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 80 घाट पर हुआ था, ठीक है। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? भक्तमाल के रचनाकार, तो भक्तमाल के जो रचनाकार हैं ये आपके नाभा दास ही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय। दोस्तों आपको मैंने पहले से ही बता रखा है कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग जब किसी मूल शब्द के पहले लग जाए वो आपका उपसर्ग हो गया, और मूल शब्द के पीछे लग जाए वो आपका प्रत्यय हो गया। तो इसके जो पहले लगा हुआ है वो लगा हुआ है निर, ठीक है, और जो प्रत्यय लगा हुआ है वो आपका ता लगा है। तो निर और ता जिसमें ये दोनों होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा सटीक लग रहा है, तो ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उपसर्ग पहले लगता है तो इसमें निर उपसर्ग है, ठीक है, और ता इसमें जो है पीछे लगता है क्या, प्रत्यय, तो वो आपका ता है। और बल जो है आपका ये आपका मूल शब्द है। तो इस अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कायर की भाववाचक संज्ञा बताइए। जब किसी के भाव का जो मतलब भाव प्रकट हो तब उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कोई अगर कायर है तो उसकी कायरता उसका भाव है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक है और सही हो जाएगा। अपना मतलब निकालने वाला कौन होता है? अपना मतलब निकालने वाला तो एक प्रकार से देखा जाए स्वार्थी ही होता है। स्वार्थी को ही कहते हैं ना कि अपना मतलब निकालना, मतलब स्वार्थी हो बिल्कुल। दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है और ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप देख रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल डेली शाम को 7 बजे वाली क्लास देखें, जिसमें कि आपके एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस लेकर मैं हाजिर होता हूँ डेली। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक शेयर कर देना सभी मित्रों के साथ। और ये आज का जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसको कमेंट करके बताएं
कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि खेतों में लंबे लंबे घास उगाए, परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, वृक्षों पर कोयल कूक रही है। उम्मीद है कि इसमें आप सही आंसर करेंगे क्योंकि चारों ऑप्शन ही एक्सपेक्टेड ट्रू लग रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना और डेली क्लासेस ज़रूर देखना। जय हिंद, जय